नमस्कार एस्पिरेंट्स, मैं हूं सदफ और सदफ यूपीएससी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए आप कह सकते हैं एब्सोल्युटली क्रूशियल है। देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बात तो आप जानते ही होंगे कि संसद या पार्लियामेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस सवाल आते ही आते हैं। तो आज इस एक ही सेशन में हम संसद के पूरे टॉपिक को बिल्कुल जीरो से अच्छे से समझेंगे। इसकी बनावट क्या है, कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं और कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस डिस्कशन को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम संसद की बेसिक बनावट को समझेंगे, फिर दोनों सदनों के बारे में जानेंगे, उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, फिर लेजिस्लेटिव प्रोसेस और आखिर में पार्लियामेंट की शक्तियों पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये भारतीय संसद ये है क्या? इसका जिक्र हमारे संविधान में कहाँ और किस तरह से किया गया है? देखिए, अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि भारत की संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है कि राष्ट्रपति तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, तो फिर वो संसद का हिस्सा कैसे हैं? तो देखिए, इसका कारण ये है कि कोई भी बिल, कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पास होने के बाद कानून तभी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हों। इसलिए वो इसका एक अभिन्न अंग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और संसद के इन 2 स्तंभों पर यानी लोकसभा और राज्यसभा पर जरा और गहराई से नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की, जिसका जिक्र है अनुच्छेद 81 में। इसे हाउस ऑफ द पीपल या जनता का सदन भी कहा जाता है। क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 हो सकती है और अनुच्छेद 83 के हिसाब से इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर सरकार अपना बहुमत खो दे तो इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ है राज्यसभा, जिसके बारे में अनुच्छेद 80 में बताया गया है। इसे स्थायी सदन कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती। इसका सिस्टम बड़ा ही यूनिक है। हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। इससे होता यह है कि सदन में कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है और इसमें 12 सदस्य तो राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान जैसे क्षेत्रों से नॉमिनेट किए जाते हैं। अब जरा अनुच्छेद 84 में बताई गई योग्यता पर नजर डालते हैं। यहाँ एक बड़ा फर्क उम्र का है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए ये 30 वर्ष है। इसके पीछे की सोच ये है कि राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, उसे थोड़े ज्यादा अनुभवी सदस्यों की जरूरत होती है। इसीलिए उम्र की सीमा ज्यादा रखी गई है। अच्छा, जिस तरह योग्यता के कुछ नियम हैं, ठीक उसी तरह अनुच्छेद 102 में डिस्क्वालिफिकेशन के भी कुछ आधार बताए गए हैं। जैसे कि कोई सदस्य लाभ का पद नहीं धारण कर सकता, दिवालिया या मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं होना चाहिए। और हाँ, दल बदल कानून जो 10th शेड्यूल में है, उसके तहत भी उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो अब हम सदनों की बनावट तो समझ गए हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि संसद के अंदर असल में काम होता कैसे है, इसकी कार्यवाही चलती कैसे है। हर सदन की कार्यवाही को स्मूथली चलाने के लिए एक पीठासीन अधिकारी यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। लोकसभा में ये जिम्मेदारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की होती है, जैसा अनुच्छेद 93 में लिखा है, और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति की अनुच्छेद 89 के तहत। और हाँ, ये पॉइंट एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं। अनुच्छेद 85 एक बहुत जरूरी नियम बताता है। संविधान ये कहता है कि संसद के किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि संसद को साल में कम से कम 2 बार तो मिलना ही पड़ेगा। वैसे हमारे यहाँ परंपरा 3 सत्रों की है: बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र। अच्छा, एक बात बताइए, क्या सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए 2-4 लोग भी काफी हैं? नहीं, इसके लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की जरूरत होती है। अनुच्छेद 100 के अनुसार यह संख्या है कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा, जिसे हम गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक साधारण बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बन पाती, एक डेडलॉक हो जाता है।
तो इस गतिरोध को सुलझाने के लिए अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। इसकी अध्यक्षता हमेशा, याद रखिएगा हमेशा, लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। लेकिन यह व्यवस्था धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होती। और अब हम आ गए हैं अपने चौथे खंड में, जो संसद के सबसे मुख्य काम से जुड़ा है, यानी कानून बनाना। तो चलिए देखते हैं कि एक बिल, एक विधेयक कानून का रूप कैसे लेता है। विधेयकों में सबसे पहले बात करते हैं धन विधेयक यानी मनी बिल की, जो अनुच्छेद 110 में है। ये टैक्स, सीएफआई यानी पैसे से जुड़े मामलों से संबंधित होता है और इस मामले में लोकसभा को बहुत स्पेशल पावर्स दी गई हैं। क्यों? क्योंकि लोकसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है और कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इस पर लोकसभा अध्यक्ष का फैसला फाइनल होता है। राज्यसभा इस पर सिर्फ 14 दिनों तक विचार कर सकती है। किसी भी सामान्य बिल के कानून बनने का सफर काफी दिलचस्प होता है। पहले बिल को सदन में पेश किया जाता है, फिर उस पर 3 चरणों में चर्चा होती है, जिसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीडिंग कहते हैं। जो सेकंड रीडिंग होती है उसमें बिल पर सबसे ज्यादा बहस, चर्चा और संशोधन होते हैं, और जब बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है तब वो जाता है अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की सहमति के लिए। जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो उनके पास मोटे तौर पर 3 ऑप्शंस होते हैं, जिन्हें वीटो पावर्स कहते हैं। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है बिल को पूरी तरह से खारिज कर देना। सस्पेंसिव वीटो से वो बिल को एक बार फिर से विचार करने के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। और पॉकेट वीटो का मतलब है कि राष्ट्रपति उस बिल पर अनिश्चित काल के लिए कोई फैसला ही ना ले। और अब हमारे अंतिम खंड में हम संसद की व्यापक शक्तियों पर एक नज़र डालेंगे और साथ ही उन टूल्स को भी देखेंगे जिनका इस्तेमाल वो अपनी शक्तियों को प्रयोग में लाने के लिए करती हैं। ये स्लाइड तो समझ लीजिए आपके शॉर्ट नोट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे बिल्कुल याद कर लेना है। इसमें संसद की कुछ प्रमुख शक्तियों और उनसे जुड़े आर्टिकल्स की लिस्ट है, जैसे कि अनुच्छेद 112 बजट से जुड़ा है, अनुच्छेद 105 सांसदों को कुछ विशेष अधिकार देता है, और सबसे जरूरी अनुच्छेद 368 जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। संसद का काम सिर्फ कानून बनाना ही नहीं है, बल्कि सरकार पर यानी कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना भी है। और इसके लिए संसद के पास कई टूल्स होते हैं। जैसे प्रश्नकाल में सांसद मंत्रियों से सवाल पूछते हैं, उनकी जवाबदेही तय करते हैं, और अविश्वास प्रस्ताव के जरिए तो सरकार को हटाया भी जा सकता है। तो इतनी सारी चर्चा का निचोड़ क्या है? 3 मेन बातें जो हमें हमेशा याद रखनी है। पहली कि हमारी संसदीय प्रणाली में लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा शक्तिशाली है। दूसरी, वित्तीय मामलों में खासकर मनी बिल के मामले में राज्यसभा की शक्तियां बहुत सीमित हैं। और तीसरी, सरकार यानी मंत्रिपरिषद कलेक्टिव रूप से सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति ही जवाबदेह होती है। तो हमने संसद की इतनी सारी शक्तियों के बारे में बात की, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या संसद की शक्ति अनलिमिटेड है? क्या वो जो चाहे वो कर सकती है, या फिर हमारे संविधान ने उस पर भी कुछ सीमाएं लगाई हैं ताकि शक्तियों का संतुलन बना रहे? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। तो ये था संसद के विषय पर हमारा एक कंप्लीट वन शॉट रिवीजन। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप ऐसे ही मुश्किल टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।